नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां सीतापुर रोड पर एलडीए बनाएगा 900 एलआईजी और साथ ही ईडब्ल्यूएस भवन। आपको बता दें, शिया पीजी कॉलेज के पास कब्जा मुक्त कराई गई 16,000 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर बनेंगे अपार्टमेंट। 50 वर्ग मीटर के एलआईजी व 38 वर्ग मीटर के ईडब्ल्यूएस फ्लैट होंगे। 15 से 35 लाख रुपए होगी कीमत। लखनऊ में मध्यम और साथ ही अल्प आय वर्ग को किफायती दरों पर आवासीय उपलब्ध कराने की दिशा में एलडीए बड़ी पहल करने जा रहा है। इसके अंतर्गत एलडीए सीतापुर रोड पर लगभग 900 एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस भवन बनाएगा। इससे आम नागरिकों को शहर में आबादी के बीच इतनी प्राइम लोकेशन पर बेहतरीन आवासीय सुविधा मिल सकेगी। और साथ ही एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस परियोजना पर मोहर लगा दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया है कि सीतापुर रोड पर शिया पीजी कॉलेज के पास कब्जा मुक्त कराई गई लगभग 16,000 वर्ग मीटर जमीन पर यह ग्रुप हाउसिंग परियोजना विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया है कि यहां 582 एलआईजी व 336 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के भवन निर्मित किए जाएंगे। और साथ ही एलआईजी भवन 2 बीएचके के होंगे, जिनका क्षेत्रफल लगभग 50 वर्ग मीटर होगा। और साथ ही 2 बीएचके के भवन की कीमत लगभग 35 लाख रुपए होगी। वहीं 1 बीएचके के ईडब्ल्यूएस भवन लगभग 38 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भी होंगे। प्राइम लोकेशन पर बनेंगे किफायती भवन। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया है कि ये प्रोजेक्ट शिया पीजी कॉलेज के पास मुख्य सीतापुर रोड पर होंगे, जिससे लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग में सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल, बाजार, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी एवं फल आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बेसमेंट व सिल्ट पार्किंग भी होगी। और साथ ही उपाध्यक्ष ने बताया है कि इस आवासीय परियोजना में सभी टावर आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, जिससे लोगों को आवागमन में आसानी होगी। गोसाईगंज में अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त। गोमती नगर विस्तार पर चिन्हट में 2 अवैध निर्माण सील। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 1 एवं जोन 2 की टीम ने की कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को गोसाईगंज के खुजौली में अभियान चलाकर एक अवैध व्यावसायिक निर्माण ध्वस्त किया है। वहीं गोमती नगर विस्तार और चिन्हट क्षेत्र में 2 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील कर दिए गए हैं। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन 1 जोन 2 की टीम ने की है। प्रवर्तन जोन 2 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया है कि कयूम मिर्जा व अन्य द्वारा गोसाईगंज के खुजौली में नगराम रोड पर लगभग 140 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। और साथ ही प्रवर्तन जोन 1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया है कि अमित रस्तोगी व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के खरगापुर में एचपी पेट्रोल पंप के बगल में लगभग 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूखंड पर व्यवसायिक निर्माण कराया जा रहा है। इसी तरह डॉक्टर बीपी सिंह, रंजना सिंह व अन्य द्वारा चिन्हट से हासे मऊ रोड तक एमटी गेट नंबर 4 के सामने लगभग 900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा। एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे इन दोनों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया है। अरे भारतीय किसान यूनियन स्वराज के जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव के नेतृत्व में किसानों एवं पदाधिकारियों ने एजा पावर हाउस की बिजली व्यवस्था, अघोषित कटौती और साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीओ अजय गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि रजत गुप्ता को ज्ञापन सौंपते हुए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आम जनता और किसानों के फोन तक रिसीव नहीं करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता में भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव ने बताया है कि किसान दल दिन रात मेहनत
कर फसल तैयार करता है, लेकिन समय पर बिजली ना मिलने से और अधिकारियों की लापरवाही से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन बड़े आंदोलन को बाध्य होगा। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता, क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। आज जो धरना दिया जा रहा है किस विषय से, क्या समस्या को लेकर आप लोगों ने धरना दिया है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम विद्यासागर यादव है। मैं भारतीय किसान समाज का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे ग्राम गदाईपुर के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा मुझको एक हफ्ते पहले अवगत कराया गया था कि यहाँ जेई महोदय के द्वारा प्लस यहाँ पर जो है लाइनमैन है उनके द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी। इसके संबंध में हमने जेई महोदय से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। 3 दिन से मैं लगातार कांटेक्ट कर रहा हूँ और पर्सनल पर उनको जो है मैसेज भी डाला, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। इससे भारी किसानों को आक्रोश व्याप्त हो गया। तो किसानों ने कहा कि अध्यक्ष जी आप जो है जेई महोदय के लिए घेराव की तैयारी करें। तो हमने कल मैसेज डाल दिया। उसके बाद में जेई महोदय ने आज तक अभी तक हमको रिप्लाई नहीं दी, क्योंकि ये भ्रष्ट कार्यशैली को लेकर जेई की हमारे पदाधिकारियों में और हमारे अन्य किसान साथियों में जबरदस्त तरीके से आक्रोश है। अगर इन समस्याओं का निदान न किया गया तो बहुत जल्द हम लोग जो एजा फार्म हाउस में इससे विशाल आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जेई की होगी। किस पोस्ट में आप? मैं उपखंड अधिकारी बावन के सरकार। और ये आज जो किसानों का धरना हुआ, किस चीज़ के लेकर हुआ था? क्या समस्याएं थी? किसान भाइयों की समस्या थी। ग्राम गदाईपुर में वोल्टेज से रिलेटेड समस्या थी और जो है कर्मचारी हैं हमारे मीटर रीडर। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्र अधिकारी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक गजरौला श्री मनोज कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गजरौला पुलिस द्वारा 9 नफर अभियुक्त पहला हरमेंद्र पुत्र श्री चंद्रपाल निवासी ग्राम चौकपुरी थाना गजरौला जनपद अमरोहा, दूसरा ब्रजेंद्र पुत्र मुकलराज, तीसरा कुलदीप सिंह पुत्र विक्रम सिंह, चौथा अशरफ पुत्र असगर और साथ ही 5वां आस मोहम्मद पुत्र मेहरबान और साथ ही आपको बता दें 6ठा फरदीन खान पुत्र एराज खान पुत्र इलियास और साथ ही फराज खान पुत्र एहराज खान, निजामुद्दीन पुत्र लफातफ उम्र करीब 23 वर्षीय, समस्त निवासीगढ़ ग्राम कटाई थाना गजरौला जनपद अमरोहा अंतर्गत थाना 170 बीएनएस को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को मारी है ठोकर। बाइक सवार की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर व सीएचसी में जिला अस्पताल रेफर। प्रभात यादव पुत्र परशुराम यादव चंद्रदीप घाट जगन्नाथपुर थाना खोड़ेरा जनपद गोंडा के रूप में हुई है। युवक की पहचान अपने मां बाप का इकलौता बेटा था प्रभात यादव। सूचना पर मौके पर पहुंची भवानीगंज पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है। भवानीगंज थाना क्षेत्र के भड़दिया नहर पुल के पास का मामला बताया जा रहा। खबर एटा से है, जहां सांसद लापता के लगे बैनर, सांसद का घर बताने वाले 10 रुपए का इनाम। आपको बता दें कि एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद देवेश शाक्य के लापता के बैनर लगाए गए। 33% महिला आरक्षण बिल पास न होने पर एक बार फिर फूटा महिलाओं का जन आक्रोश। कई गांव की सैकड़ों महिलाओं ने एकत्रित होकर धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने सपा सांसद देवेश शाक्य का भारी रोष के चलते देहात कोतवाली क्षेत्र के गाँव बमनई में फूका है पुतला। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। अध्यक्ष जी, आज महिला
ने पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन किया है और देवी साको का पुतला भी फूंका है। इस पर क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से मतलब ये महिलाएं मतलब आज पुतला फूंका है? नारी बंधन अधिनियम जो महिलाओं के 33% आरक्षण के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में प्रस्ताव रखा, उसमें माननीय हमारे समाजवादी के सांसद देवेश साकी ने विरोध किया। इनकी वजह से वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो उसका एटा जनपद की महिलाओं में बहनों में आक्रोश है और उसी के तहत कई गांव की महिलाओं ने, हमारी जो बहनें हैं वो एकत्रित हुई और उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। हम लोग उन महिलाओं का समर्थन करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। जब तक इस देश में 33% अपनी माता बहनों का आरक्षण लागू नहीं हो जाता, भारतीय जनता पार्टी अपनी बहनों के साथ है। जनपद आपका नाम क्या है और आज आपने पुतला दहन भी किया है, किस मामले को लेकर किया है, क्या जानकारी है? मेरा नाम नीलम चौहान है, जिला मंत्री भाजपा। आज हमने जो प्रोग्राम किया है, जो महिला शक्ति बंधन आक्रोश, जो सांसद के विरुद्ध हमारा जो आक्रोश है वो दिखाई दिया है। जो 33% हमें हमारी महिलाओं का जो आरक्षण छीना गया है उसके उपलक्ष्य में हमने किया। जिस तरीके से आज लापता के मतलब बैनर भी मतलब आपके सब महिलाओं के हाथ में थे और कुछ इनाम भी रखा गया था, क्या जानकारी थी? देखिए, वो सांसद हमें कभी देखने को मिलती नहीं है, न ही कभी लोग ये बताया कि वो कहाँ है इस समय। तो उनके जब ढूंढने के लिए भैया देखने के लिए तो उनका 10 रुपए का नाम रख दिया गया और हम लोग ईमानदार कार्यकर्ता है, वो भी हमें जुटाने पड़ेंगे। सांसद एटा में ना आने का कारण क्या है? मतलब जिस तरीके से एटा में कहीं आवास बना है उनका क्या? नहीं, यहाँ कोई आवास नहीं है। कहते हैं कि वो जियानी में है, लेकिन वहाँ भी कोई पता नहीं है उनका। इसलिए हमने बैनर पर भी लिखवाया था, सांसद लापता। खबर एटा से है, जहां पर देश भर में आज 75वां सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार दिवस मनाया गया। देश भर के सभी शिवालयों में पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया गया। एटा में भी जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन शिवालय कैलाश मंदिर पहुंचकर किया जलाभिषेक एवं की है पूजा अर्चना। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष सुधा गुप्ता, पंकज गुप्ता एडवोकेट और साथ ही SDM राजकुमार मौर्य, नायब तहसीलदार सरस्वत अग्रवाल मौजूद रहे। आज इस मंच पर उपस्थित इस एटा नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा महोदया, उनके प्रतिनिधि और उनके पूज्यपति महोदय, आज बड़े हर्षोल्लास का विषय है कि हमारी घर की माताएं, बहनें, गृह लक्ष्मियां स्वयं भगवान शंकर जी के उनकी पूजा पाठ के लिए कलशों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। ये मन को बहुत ही, जो मन में एक स्पिरिचुअलिज्म की और पूजा की भावना रहती है, उस भावना को और प्रगाढ़ करती। आज का दिन यद्यपि एक कार्यक्रम के रूप में भी मनाया जा रहा है, परंतु सोमवार का दिन होने के कारण यह व्यक्तिगत रूप से भगवान शिव के जो उपासक हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी क्रम में यह मेरे लिए भी बहुत व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण था। तो आज यह, चूँकि मात्र 2 हफ्ते पहले मैं यहाँ पर जनपद में योगदान दिया हूँ और किसी कारणवश पिछले सोमवार को
मेरा आना नहीं हो पाया हुआ था, तो इस सोमवार को महादेव की आशीर्वाद के बिना यहाँ का कार्यकाल प्रारंभ कर पाना मुश्किल होता। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ही आज का दिन महत्वपूर्ण है। और आज का पर्व जो विशेष रूप से अपने जो शिवालय सबसे बड़े इस देश के हैं उसमें से गुजरात के सोमनाथ का आज 1000 वर्ष हम मना रहे हैं। और यह आयोजन इस बात का भी द्योतक है कि किस प्रकार से बाहरी आक्रांताओं द्वारा अगर हमारी विरासत को चोट भी पहुंचाई जाती है तो इस मिट्टी में इतना बल है, यहाँ की माताएं बहनें गृहलक्ष्मियों में इतना बल है कि हम उसका पूर्ण रूपेण पुनः जीर्णोद्धार करते हैं जो 75 साल पूर्व किए थे। और उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो मंदिर का ढांचा तो हो सकता है सोमनाथ मंदिर का बाहरी आक्रांताओं के द्वारा विनाश किया गया हुआ हो, लेकिन जो वो ज्योति ज्योतिर्लिंग की जल रही थी वो भारतवासियों के मन में हमेशा से प्रज्वलित रही है। और आप लोगों द्वारा बड़ी संख्या में यह प्रतिभाग कर करके यह दर्शाया भी जा रहा है कि किस प्रकार से इस देश की आस्था निरंतरता के साथ बनी रही हुई है। मैं उस अवसर पे आप सभी को एटावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस बात का मैं प्रार्थना करता हूं कि जनपद वासियों पे महादेव की कृपा हमेशा निरंतरता में बरसती रहे। बहुत बहुत खबर सोनभद्र से है, जहां ओवरलोड ऑटो अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे खाई में पलटी है। हादसे में 32 वर्षीय निशा देवी की मौत हो गई है, 5 अन्य घायल हैं, एक की हालत गंभीर है। मृतका के पति के साथ देवसर मध्य प्रदेश से लौट रही थी और साथ ही हादसे का कारण चालक के नशे में होने का और तेज रफ्तार ऑटो चलाने का बताया जा रहा है। ग्रामीणों की मदद से पीआरबी 112 ने घायलों को सीएचसी चोपन पहुंचाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की बाबत पुलिस जांच में जुटी है। लगातार हो रहे हादसे के बाद ओवरलोडिंग और नशे में ड्राइवर पर उठ रहे हैं सवाल। सर आपका परिचय? डॉक्टर अभय कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी। सर अब एक घटना आई है, काफ़ी लोग घायल हुए हैं, उसमें एक मौत भी है, क्या है पूरा मामला? लमसराय से एक ही ऑटो पर 6-7 आ रहे थे, उसमें 4 स्टूडेंटों के यहाँ हैं, उसमें एक की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल है। उसे प्राथमिक उपचार करके रेफर कर दिया गया है। मृत के सूचना थाने वाले को दे दिया है। जैसे कहाँ पे घटना घटी है, कुछ जानकारी ऐसा कुछ? कहाँ घटना घटी? लमसराय से ऑटो आ रही थी चौपन, वहीं बीच में घटना घटी। एक ही मौत है? एक की मौत है, 3 घायल है। रिफर 3 हुए कि बच्चे भी थे कि और? एक बच्ची है और 2 जेंट्स हैं, इसमें एक रेफर रॉबर्टगंज चल गए हैं, 2 अभी यहीं पर, गाड़ी नहीं आई। क्या नाम है भैया? सुनील पांडे। कहाँ से हैं? देवसर एमपी से आ रहे थे। कैसे हुआ घटना? वो टेम्पू से आ रहे थे, वो नीचे कूदा दिया, पुल के नीचे, रोड के नीचे। कहाँ पे हुआ घटना ये? सेमिया पड़ता है ग्राम। सेमिया में। तो ये मृतक आपकी क्या लगती है? वाइफ है। वाइफ है, क्या नाम था? निशा पांडे। निशा पांडे। निवास उनका स्थान कहाँ? निवास स्थान? पेटराही पांडे रावटसगंज। रावटसगंज। क्या उम्र थी? 39 साल। 39। जैसे कैसे घटना घटी कुछ? वो सब लोग बैठ के आ रहे थे, ड्राइवर डायरेक्ट किनारे किया और नीचे उतार दिया, पुल के नीचे कूदा दिया। कितने लोग थे? कंफर्म नहीं है, लेकिन 1-2-4 लोग बीच में थे और शायद 3-4 लोग आगे भी थे, 1-2-3 लोग पीछे भी थे, काफ़ी लोग थे। डाबर क्या नशे की हालत में थे क्या? डाबर नशे की हालत में क्या? समझ में आया नहीं, लेकिन रहा होगा नशे की हालत में, क्योंकि बाइक लेके गया था, एक ऊपर लेके आया
बोतल काफ़ी दूर गया था पानी लेना, क्योंकि चूँकि हैंड पाइप और ठंडा पानी सब वहीं था, दुकान थी, लेकिन वो बोतल का पानी लेने काफ़ी दूर गया था बाइक से। भरा हुआ बोतल लाया, वाइट था उसमें, और कुछ लोग उसको एक आदमी पिया, वो पिए कि नहीं ध्यान नहीं दिए, हमको पक्का नहीं कन्फर्म है कि पिया था, लेकिन बोतल लेने गया था काफ़ी दूर, वाइट बोतल है, पानी वाला बोतल भरा हुआ था, काफ़ी देर बाद। क्या नाम है? कहाँ से है? महोबा से। कहाँ से आ रहे थे? चितरंगी से आ रहे थे। चितरंगी से आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? लमसरई से चौपन आ रहे थे। चौपन आ रहे थे। कैसे हुआ हादसा? पता नहीं, ये टेम्पो वाले ने कैसी गाड़ी एकदम से काट दी। कितने लोग बैठे थे? उसमें 6-7-8 लोग। 8 लोग बैठे थे। तो टेम्पो अचानक पलट गए कि कहीं? नहीं, सीधी खाई में गिर गई। खाई में चली गई। और कोई खबर महोबा से है, जहां सियासी पारा हाई है। हमीरपुर महोबा क्षेत्र के सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी कर दी गई गाली गलौज से बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे हैं। जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने न केवल कोतवाली का घेराव किया है, बल्कि आल्हा चौक पर सपा सांसद का पुतला फूंक कर अपना कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। महोबा की सड़कों पर सोमवार शाम बीजेपी का आक्रोश देखने को मिला है। मौका था समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के उस बयान का, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित और साथ ही अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है और साथ ही गाली दी है। दरअसल सपा सांसद बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक शब्दों से व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं। भाजपाइयों का कहना है कि प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतीयों की आस्था के प्रतीक है और उनके खिलाफ गाली गलौज वाली भाषा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हम लोगों की जो मांग है, सांसद जो सपा के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी जी, जो सपा के बौखलाने सांसद कहा जाए ऐसे सांसद को, तो आपसे बताएं कि जो हमारे माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अवैध टिप्पणी और गाली जैसे शब्द का प्रयोग किया है उनने, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व में उनका डंका बज रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ अवैध टिप्पणी की है। और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, व्यक्ति विशेष कोई एक पार्टी के प्रधानमंत्री एक व्यवस्था होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज जिस देश में सपा के सांसद या सपा के अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रह रहे हैं, उन देश को बचाने के लिए अपने रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अवैध टिप्पणी की है। मैं सांसद जी के लिए ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा संस्कार सीखें, आपकी पार्टी में तो संस्कार है नहीं है। और अखिलेश जी से कहूंगा कि ऐसे सांसद की सदस्यता को खत्म कर देना चाहिए, तत्काल प्रभाव से इसको सांसद से निष्कासित कर देना चाहिए। खबर सोनभद्र से है, जहां गौ रक्षा यात्रा को लेकर विधानसभा वार यात्रा पर निकले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरनंद सोनभद्र पहुंचे हैं। जनपद के 4 विधानसभा दुधी, ओबरा, रॉबर्ट्सगंज और साथ ही घोरावल में जगह जगह गौ रक्षा को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। इस दौरान शंकराचार्य ने गेरुआ रंग और साथ ही यूपी सीएम के ऊपर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही शंकराचार्य ने कहा है कि गौवंश की प्राण रक्षा और सुरक्षा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और विधानसभा चुनाव से पहले शंकराचार्य ने मतदाताओं को इसे प्रत्याशित को वोट देने की अपील की है। गौवंशों की रक्षा हेतु साथ ही योगी मंत्र मंडल के विस्तार पर जिन लोगों को मंत्री बनाए गए हैं, वह पीडीए की ओर से इसरार करते हैं। और साथ ही सवाल पर शंकराचार्य ने कहा है कि यह राजनीतिक विषय है, ये मेरा विषय नहीं है।
किया था। दो चीज एक साथ लेके चल रहे हैं, धर्म और राजनीति। धर्म और राजनीति नहीं लेके चल रहे हैं, हम धर्म को लेके चल रहे हैं, क्योंकि राजनीति ने पहले से वहाँ आकर के अड्डा जमाया हुआ है, इसलिए वो भी इसके लपेटे में आ रही है। किसी के लिए वोट मांगने की बात कर रहे हैं। हम किसके लिए हमने मांगा वोट? यहाँ किसी के लिए मांगा? बताओ आप, किसी का अगर हमने पार्टी का नाम लिया हो, व्यक्ति का नाम लिया हो तो बताओ। हमने कहा जो गाय माता के काम करके आएगा उसको देना है। भाई हम भाजपा घोषित करके आ जाए। हमने तो अभी कहा कि जो पार्टी सत्ता में है वो राष्ट्रमाता राज्य माता घोषित करके आए, हम वोट देंगे। हम कहा बात यह है कि $95 डॉलर जो है $95 पहुंच गया है, जल्दी ही 100 के पार जाने वाला है। तो $95 के पार चला जाएगा, 100 के पार चला जाएगा तो बड़ी चर्चा होगी। उसको बचाने के लिए अब जनता के ऊपर डाल रहे हैं कि आप सोना मत खरीदो। सबसे ज़्यादा ईंधन तो 8,000 करोड़ के विमान में लगता है, बेचो उसको, बेच करके छोटे कम खपत वाले विमान खरीद के चलो। वो तो नहीं करेंगे। केवल भाई चैरिटी बिगिंस फ्रॉम दी होम। पहले तो अपने से शुरुआत करनी पड़ती है किसी को, तो आप वो करके तो दिखाइए। आपकी फ्लीट में कितना पेट्रोल? राजा न्यायप्रिय होता है और संत से भय मुक्त आपने होने की बात कही है, तो उत्तर प्रदेश में वही संत ही राजा है, तो ये न्याय। संत कभी राजा नहीं हो सकता। जिस समय वो राजा होता है उसी समय संतत्व से गिर जाता है। गिर करके नीचे का पद है, जो संत का पद है वो ऊंचा पद है और राजा का पद नीचा पद है। तो कोई अपने ऊंचे पद से नीचे गिर करके राजा बनता है, इसलिए वो फिर ऊंचे पद का अधिकारी नहीं रह जाता। इसलिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, संत और महंत नहीं हैं। लेकिन भगवा वस्त्र आप हिंदू समाज कमजोर है, नहीं तो कब का नोच लेता। हिंदू समाज अगर सक्षम होता ना, अगर उसकी आंखें ठीक से खुली होती तो ये हिम्मत नहीं कर पाते, वो कब का उनका भगवा नोच लिया जाता। जिस नहीं है उसको लेकर आप पद यात्रा कब निकालेंगे? क्या चीज़? केरल और पश्चिम बंगाल में देखिए, केरल और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा गायों को खतरा है, ये बात आप पत्रकारों के माध्यम से ही फैलाई गई है। ये बात सच्ची नहीं है। जो सरकार का आंकड़ा है वो इससे विरुद्ध है। सरकार के आंकड़े में हमने देखा, पहले हम भी केरल का ही टिकट कटा रहे थे कि केरल जाते हैं, लेकिन टिकट कटाने से पहले हमने सोचा अध्ययन कर लें। तो जब हमने सरकारी आंकड़े निकाले तो हमको दिखाई दिया कि केरल में 8% गाय बढ़ गई है, बंगाल में 15% गाय बढ़ गई है, झारखंड में 24% गाय बढ़ गई है। वहाँ तो गायें बढ़ रही हैं, तो घट कहाँ रही हैं? तो हमने घटने वालों की सूची जब प्रदेशों की निकाली तो सबसे ऊंचे उत्तर प्रदेश था। तो इसीलिए हमको उत्तर प्रदेश में यात्रा करनी पड़ रही है। और हम चाहेंगे कि आप इस तरह की झूठ फैलाने के पहले एक बार स्वयं अध्ययन करें और हमसे भी कागज। सोनभद्र के ओबरा तहसील क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी स्थित पत्थर खदान को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम पंचायत कोटा निवासी निर्भय चौधरी ने खान सुरक्षा महानिदेशालय DJMS वाराणसी को प्रार्थना पत्र भेजकर BCS इंटरप्राइजेस नामक खदान पर अवैध खनन, अत्यधिक विस्फोटक प्रयोग और साथ ही जल दोहन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का उपयोग लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें, शिकायतकर्ता ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग की है। निर्भय चौधरी के अनुसार बिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे ओवरब्रिज के समीप संचालित उक्त खदान में लंबे समय से नियमों के विपरीत खनन कार्य किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति में पट्टाधारक द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन के अंजाम दिए जा रहे हैं। योगी सरकार की साख पर सवाल खड़े करते ही ये सभी चीजें। आपका परिचय? मेरा नाम निर्भय चौधरी है। निर्भय जी, आप PCS खदान को लेकर ट्वीट भी किया है, वहाँ जनता में काफ़ी आक्रोश है और पानी भी भरा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन ओबरा बिल्ली जंक्शन है, उसके समीप एक खदान है BCS इंटरप्राइजेज, जिसके मालिक शफीक अहमद हैं, जो माफिया प्रवृत्ति के हैं। इनकी खदान DJMS के द्वारा 22 लगाई गई है, लेकिन कभी बंद नहीं हुई। पिछड़ा माइनिंग में जब हादसा हुआ उसके बाद अक्टूबर से इनकी खदान बंद की गई थी, लेकिन फिर खदान इनकी चालू कर दी गई है, जिसमें अवैध तरीके से काम हो रहा है। अत्यधिक विस्फोटक का मात्रा यूज हो रहे हैं और जल दोहन
बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है, बड़े बड़े लिफ्टर लगा के। आए दिन यहाँ की जनता परेशान हो रही है पानी की वजह से, लेकिन ये लोग पानी बेवजह का पानी बहा दे रहे हैं। क्या उनके खदान में बेंच बना है? अभी सरकार ने बंद की, 1 महीना लमसम खनन हादसे के बाद 1 महीना बंद हुआ था खदान बेंच बनाने के लिए। खदान में बेंच है ही नहीं, कम से कम देखेंगे तो 200-300 फीट गहरी खाई है, पर जो एकदम सीधे खड़ी पहाड़ी है, और उससे सटा 100 मीटर से भी कम रेलवे ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, जो जिसमें यात्री आते जाते रहते हैं। अगर कभी भूकंप या फिर विस्फोटक से कभी अगर हादसा हुआ तो कभी भी हादसा हो सकता है। नहीं, कई बार देखा जाए हम लोग स्टेशन पे जाके दुर्दशा, वहाँ पूरी इमारतें जो भी है एकदम चरचरा गई हैं, फट गई हैं, तो क्या ब्लास्टिंग की वजह से ही हुआ है? देखिए, हम लोगों ने कई बार पत्र लिखा, रेलवे का जो मकान है वो विस्फोटक की वजह से जर्जर हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो ये लोग अधिकारियों से मिला के, जिले के खान विभाग के अधिकारियों से मिला के अपना कार्य पूरी तरीके से कर रहे हैं। इसमें डीजीएमएस विभाग के भी अधिकारी मिले हुए हैं। डीजीएमएस विभाग को सोचना चाहिए, जब बेंच का निर्माण यहाँ है ही नहीं तो बोल्डर की कैसे खनन कर रहे हैं? दूसरे तरफ से लोग रास्ता बना के बोल्डर खनन कर रहे हैं। कितना बोल्डर डेली निकल रहा है इस समय? अरे कम से कम 500 से ऊपर टिपर ये लोग निकालते हैं। 500? क्या मानक अनुरूप निकल रहा है? मानक 500 से भी अधिक। मानक तो इनका 1 लाख घन मीटर का है प्रति साल का। अब देखा जाए तो मानक से 10 गुना बोल्डर ये निकाल चुके हैं। क्या वहाँ मजदूरों को सेफ्टी को लेकर भी मजदूर से काम व्यवस्था नहीं है? मजदूर से कोई काम नहीं करवाते हैं। 2-4 मजदूर हैं तो भी वो सेफ्टी से नहीं उतरते हैं। जो डीलिंग करने वाले मजदूर हैं वो सेफ्टी लगाते ही नहीं हैं, और भारी भारी बड़ी जो एक्सीवेटर मशीन है उससे इस्तेमाल हो रहा है, जो बोल्डर निकाले जाते हैं। जैसे आपने बताया कि रेलवे मकानें कभी जर्जर हो गई हैं, अगर कभी भी वहाँ दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, प्रथम जिम्मेदार उसमें डीजीएमएस के मुख्य अधिकारी होंगे, उसके बाद खान निरीक्षक होंगे जो फर्जी आख्या लगा देते हैं। एक बार हमने पत्र लिखा था तो जिसमें माननीय अतुल दुबे जी के द्वारा उसमें दिखाया गया है कि 118 मीटर मध्य से, सेंटर से, जबकि रेलवे का जो लाइन है उस रेलवे लाइन की जहाँ तक संपत्ति है वहाँ से इनका नापिक किया जाए तो 50 मीटर भी नहीं है। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी से निष्पक्ष हैं, वो हमेशा भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साफ स्वच्छ छवि के हैं। वो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हमेशा से सख्त रहे हैं, लेकिन सोनभद्र में देखा जाए तो खनन विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति है ही नहीं। यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक तरीके से किया जा रहा है। आख्या अगर कोई पत्र लिखता है तो उसके पत्र को दबा दिया जाता है, शिकायतकर्ता को धमकाया जाता है, जान से मार देने की धमकी दी जाती है, कहीं न कहीं से मुकदमा लगवाने की धमकी दी जाती है। कितने शिकायतकर्ता के ऊपर मुकदमा भी लगवाया गया है। तो इस तरीके से शिकायतकर्ता चुप हो जाता है। लेकिन हमने इनके खिलाफ एक आंदोलन भी बहुत जल्द छेड़ेंगे, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से समीप है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो रेलवे का बहुत ज़्यादा क्षति होगा। इसलिए इस महीने में इसका लास्ट 2026 में ख़त्म होने वाला है इसका खदान। जैसे नियम यह है कि खदान जब बंद हो जाए तो उसमें पूरा मिट्टी भर के वृक्षारोपण किया जाए, जिसमें प्रकृति संरक्षण भी मजबूत बना रहेगा। अच्छा, वृक्षारोपण तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर से जैसे कि कोई अगर टिपर वाला हैंडराइट मोबाइल लेके जाए तो भी नहीं खदान में लेके जाने दिया जाता है क्या? देखिए, डर ये है कि टिपर वाला कहीं वीडियो न बना ले, क्योंकि अत्यंत खतरनाक खदानें हो चुकी हैं। अगर वीडियो बना लेगा, कहीं शेयर कर देगा तो इनकी खदानें बंद हो जाएंगी। तो ये 10-10 बाउंसर रखते हैं कि कोई वीडियो न बना सके। तो कोई वीडियो बनाने लगता है तो इनको लाठी लेके दौड़ा के मारना चालू कर देंगे। कई ऐसे संज्ञान में मामले आए हैं जो प्रशासन के द्वारा दबाव बना के उनको फर्जी मुकदमा लिखवा के भगा दिया जाता है। खबर कानपुर नगर से है, जहां पर 11 मई 2026 मैनावती मार्ग ख्योरा स्थित उजियारी देवी मंदिर परिसर की पाठशाला में सोमवार को दिन बेहद खास रहा है। और साथ ही आपको बता दें, यहां वांछित बच्चों को शिक्षित करने का काम कराया जा रहा। पाठशाला में सेवा भाव का अनूठा उदाहरण देखने को मिला है। मंदिर की घंटियों के बीच बच्चों की किलकारियों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। आओ हाथ बढ़ाएं कानपुर संस्थान के
सभी पदाधिकारियों सम्मानित किया गया और साथ ही आपको बता दें संदेश दिया गया कि दान वही है जो गुप्त हो और सेवा वही जो निस्वार्थ हो। नितिन प्रोविजन स्टोर और साथ ही नवाबगंज के सुरेश चंद्र गुप्ता जब बच्चों को बिस्कुट पेंसिल कॉपी बांट रहे थे तभी एक नन्ही बच्ची ने पूछा, चाचा रोज पढ़ने आए तो रोज पेंसिल मिलेगी? ये सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन सिंह। आज में आगाज है। जैसा कि आपको बता दें कि इस वक्त में कानपुर के उजियारी देवी मंदिर में पाठशाला चल रहा है। शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं वो इस पाठशाला में पढ़ाए जाते हैं। हमारे साथ में तो ये जानकारी देने की आखिर में ये पाठशाला लगभग कितनी पुरानी और लगभग कितने दिनों से चल रही है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या श्री प्रकाश श्रीवास्तव। लगभग कितने दिन की ये चल रहा है? ये मतलब 12 महीने से। 12 महीने तो लगभग कितने बच्चे हैं? इसमें 48 बच्चे लोग हैं। 48 अभी तक की 48 बच्चे हैं। अभी तक की यहाँ पे जो बच्चे हैं लगभग कितनी उम्र के हैं? ये 9 से 17 वर्ष तक के बच्चे मैक्सिमम। ऐसा 14 वर्ष तक का लेते हैं, पर कि कुछ मजबूरियाँ ऐसे बच्चों की आ जाती है। मिनिमम 17 वर्ष तक का मैंने इजाज़त दी। आगे की रणनीति ये है कि जितने बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक गारंटी देता हूँ, अगर ये बच्चे IAS की भी तैयारी करें तो ये ट्रस्ट पीछे नहीं हटेगी। चाहे जहाँ से पैसा आए, इनके लिए हम चाहे जिस क्लब से मांग के लाए, चाहे कहीं से भी व्यवस्था करें, मैं इनको पढ़ दूँगा। मेरा नाम गौतम मिश्रा है और मैं मेरा परिवार मेरा स्वाभिमान से और बच्चे और इसके अंतर्गत जो है शिक्षा से वंचित बच्चों की पाठशाला गिरी लगभग 1 वर्षों से की जा रही है और इसमें समाज के जो भी संभ्रांत व्यक्ति हैं वो आकर के सहयोग करते जाते हैं और इन बच्चों के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमारी टीम प्रयास कर रही है। हमारे साथ जो पाठशाला के प्रबंधक श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी, अरुण त्रिपाठी जी और एडवोकेट मनीष भदौरिया जी, ये लोग सारे लोग लगे हुए हैं कि इन बच्चों को किसी प्रकार की कमी ना हो और हर तरह से इन बच्चों को सहयोग किया जाए। ये बच्चे वैसे थे जो शिक्षा से वंचित थे, कहीं पढ़ नहीं रहे थे, तो हम लोगों की एक हार्दिक जिज्ञासा हुई कि इन बच्चों को भी आगे बढ़ाया जाए और इनके साथ साथ इनके माता पिता को भी आगे बढ़ाया जाए। माता रानी की इतनी कृपा है कि आज की तारीख में इन बच्चों के लिए कुछ भी कमी नहीं है और सारी चीज माता रानी दे रही है और समाज के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा सहयोग किया जा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से इन सभी लोगों को बहुत हम लोग आज हाथ बढ़ाए सकते हैं। हमारे बगल में आगे हजेरा जी हैं जो हमारी संस्था के महामंत्री हैं, बगल में हमारा राकेश श्रीवास्तव जी हैं जो हमारी संस्था में प्रचार काम करते हैं। हम लोग पूरे कानपुर में ऐसी संस्थाओं को, ऐसे संगठन को देखते हैं जो लोग बच्चों के हित के लिए, समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। हमारी संस्था उनको सहयोग करती है, वहाँ पर जाती है। जैसे शिक्षा से वंचित पाठशाला, इसके बारे में जानकारी है। हम लोग यहाँ पे आए, अपनी संस्था की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे बस्ते का वितरण कराया, कापी किताबों का, पेन पेंसिल का वितरण कराया और सहयोग करते रहते हैं। यहाँ बच्चों को किसी प्रकार का कोई आवश्यकता होती है, जो लोग धीरे हुए वर्ग के लोग हैं उनके उचिता से लिए, इसकी अच्छाई के लिए हम लोग काम करते हैं। तो आपने देखा कि जैसे कि जो गरीब स्तर के घर के बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाने की स्थिति नहीं है, वो जो शिक्षा से बच्ची जो पाठशाला है उजियारी देवी मंदिर में, वहीं पर ये बच्चे पूरे संगठन के साथ यहाँ के जो थे जिन्होंने जानकारी हमको दी है। लेकिन ये है कि अभी तक की यहाँ से लगभग कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट संगीता निषाद के साथ मैं चंदन सिंह, आगाज टाइम्स।
हरदोई के संडीला में दूध के कारोबार पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नकली दूध बनाए जाने की शिकायतों के बाद FSSAI की टीम ने 2 डेयरियों को अचानक छापा मारकर नमूने कब्जे में लिए हैं। संडीला क्षेत्र के सहज दूध डेयरी फेज 1 और साथ ही संडीला दूध डेयरी फेज 2 पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी कि FSSAI की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने डेयरी परिसर में रखे दूध भंडारण व्यवस्था और उत्पादन प्रक्रिया की गहन जांच की है। सूत्रों के मुताबिक डेयरी मालिक प्रदीप कुमार गुप्ता और सहज दूध डेयरी के संचालक कौशल किशोर के खिलाफ विभाग को गंभीर शिकायतें मिली थी। खबर कानपुर नगर से है, जहां पर थाना नवाबगंज पुलिस ने पिस्टल से फायर कर जानलेवा हमला करने के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसके घर पर ढोल बजवाकर मुनादी कराई है और धारा 84 BNSS का नोटिस चस्पा किया है। मामला मुकदमा अपराध संख्या 46/26 धारा 109(1)/215(2)/352)/351(3)/190 और साथ ही /191(2) BNS से संबंधित है। आरोपी सत्यनारायण पुत्र सूर्य कुमार निवासी 137 गंगानगर हाउसिंग सोसाइटी थाना नवाबगंज कानपुर नगर फरार चल रहा था। बहराइच में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे को लेकर कौशाम्बी में विरोध प्रदर्शन सौंपा गया। आपको बता दें कि विरोध कर ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब कौशाम्बी के डीएम को सौंपा गया है। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। नगर पालिका की भ्रष्टाचार की खबरें चलाने पर 2 पत्रकारों पर केस दर्ज हुआ और साथ ही डीएम अक्षय त्रिपाठी ईओ प्रतिमा सिंह के इशारे पर FIR कराने का आरोप है। डीएम ने पत्रकार रेहान कादरी पर मानसिक दबाव बनाकर फेसबुक से खबर डिलीट कराया और साथ ही संगठन ने पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे को खत्म कराने की भी मांग की है। देखिए, हम लोगों ने आज जिला अधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया है क्लब की तरफ से। ये मामला है, बहराइच का मामला है। ये 2 पत्रकार हैं और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों पत्रकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर चलाई थी। प्रमुखता से खबर दिखाई गई और जब पत्रकार सच्चा सवाल पूछता है, सही सवाल पूछता है, तो इससे प्रशासन डर जाता है। उसी का नतीजा है कि उस पर मुकदमा लिखाया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, जिससे डर के वो कोई ऐसा सवाल न पूछे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि जो भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है पत्रकार, उस पर जांच की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, ना कि पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जाए। तो इसी के संबंध में हम लोगों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है। तत्काल उस पर मुकदमा जो लिखा गया उसको वापस लिया जाए और भ्रष्टाचार पर जाँच की जाए, ये हम लोगों ने मांग की है। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 3 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले साइको किलर से पुलिस की हुई मुठभेड़ में साइको किलर गुरमीत को सीने में गोली लगी। आपको बता दें कि पुलिस की गोली से साइको किलर ढेर हो गया, उसके सीने पर गोली लगी है। क्राइम सीन रिक्रिएट करते समय साइको किलर ने छीनी पुलिस की पिस्टल छीनकर किलर ने पुलिस टीम पर झोंका था फायर। किलर की फायरिंग को पुलिस के 2 जवान रह गए घायल और साथ ही आपको बता दें पिछले 2 दिनों से किलर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर चुका है। साइको किलर गुरमीत आर्मी का रिटायर्ड फौजी बताया जा रहा। बिहार राज्य के आरा जिले के गार्ड की करता था नौकरी और शराब ज्यादा पीने के कारण नौकरी से किया गया था बाहर। नौकरी से निकाले जाने के बाद डिप्रेशन में चल रहा था साइको किलर गुरमीत सिंह पंजाब राज्य के अमृतसर का बताया जा रहा निवासी।
खबर चंदौली से है। जनपद चंदौली में पिछले 48 घंटों में दहशत का पर्याय बने ट्रिपल मर्डर आरोपी गुरप्रीत सिंह का सोमवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में अंत हो गया। आपको बता दें, सकलडीहा थाना क्षेत्र के दरियापुर इलाके में लोकेशन इन्वेस्टिगेशन और साथ ही घटना की रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला कर दिया है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे 2 गोलियां लगी है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी सूचना मिली है। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल के अनुसार आरोपी गुरप्रीत सिंह ने महज 2 दिनों के भीतर 3 सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम दिया है। पूरे जिले और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मचा दी थी। और साथ ही आपको बता दें कि आरोपी ने पहले 2 अलग अलग ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेन और साथ ही जम्मू तवी एक्सप्रेस में 2 यात्रियों को गोली मारकर हत्या की। इसके बाद सोमवार सुबह अलीनगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में घुसकर भर्ती महिला मरीज को भी गोली मारी थी। घटना का रिक्रिएशन करते समय पुलिस पर हमला एसपी आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर वारदात का रिक्रिएशन कर रही थी। उससे पहले मुगलसराय स्टेशन पर, उसके बाद कुचमन रेलवे स्टेशन के पास ले जाया गया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया था। इससे जो पूछताछ में विवरण सामने आया था कि ये इसका नाम गुरप्रीत सिंह है और ये पंजाब में अमृतसर का रहने वाला है। ये पहले आर्मी में था। 2021 में आर्मी छोड़ने के बाद ये अपने घर पे ही रह रहा था और बीती 29 अप्रैल को ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने बिहार में आरा में आया था, जो कि इसके द्वारा बताया गया पूछताछ में। साथ ही ये भी बताया गया कि शराब पीने का अत्यधिक लती था, जिसके कारण सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से इसको हटा दिया गया था। उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा आक्रोशित था। इसके बाद 9 तारीख को ये आरा से ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज और चंदौली इन क्षेत्र में आसपास घूम रहा था और 10 तारीख को सुबह चंदौली में मुगलसराय स्टेशन से चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ करके इसके द्वारा एक अनजान व्यक्ति को, जिसको जानता भी नहीं था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। पुनः DDU स्टेशन से ही जम्मू तवी एक्सप्रेस में चढ़ करके इसके द्वारा फिर एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या की गई थी और आज सुबह अस्पताल वाली घटना इसके द्वारा कारित की गई थी। पूछताछ में इन घटनाओं के कारणों के संबंध में पूछने पर कोई ऐसा ठोस कारण इसके द्वारा नहीं बताया गया। ना ही ये मृतकों को जानता था, ना ही उनसे किसी प्रकार का झगड़ा हुआ। एकदम रैंडम रूप से इसके द्वारा घटना कारित की गई थी। आक्रोश में जो घटनाएं की गई थी। इसके पास से एक रिवॉल्वर और एक डबल बैरल गन जो कि कट करके शॉट की गई थी, वो इसके पास से बरामद हुई। साथ ही कई कारतूस बरामद हुए हैं। इस पूरी पूछताछ के बाद जो घटनाक्रम हुआ था उसमें GRP की टीम और थाने की टीम, साथ ही SOG संयुक्त टीम के द्वारा जो घटनास्थल का रिक्रिएशन था उसके लिए इसको ले जाया गया था, जहां पे पहले मुगलसराय स्टेशन पर इसको ले जाया गया। वहां पर इसने बताया कि कहां पे रुका था, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ इसने करी थी। इसके बाद जो पहली घटना हुई थी कुचमन रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर इसको जब ले जाया गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम की पिस्टल छीन करके फायरिंग करते हुए वहाँ से भाग गया। तत्काल वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और कॉम्बिंग की गई। घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जवाबी फायरिंग में इसको 2 गोली लगी हैं, जिसके बाद इसको उपचार के हेतु CHC भिजवाया गया था। वहाँ से इसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में लाने पर इसको यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया है और इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। सर, इसके घर वालों से बात क्या हो पाई थी? जी, जिस समय इसकी अरेस्टिंग हुई थी उस समय घर वालों को सूचना दी गई थी। सर, ये जो असला इसके पास से बरामद हो, किस तरह का असला है? क्या वो लाइसेंसी असला है या? जी, जो इसके पास से DBBL डबल बैरल जो गन बरामद हुई है उसका लाइसेंस भी मिला है। इसके पास वो लाइसेंसी वेपन है। पिस्टल का, रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो लाइसेंसी रिवॉल्वर वो भी हो सकती है। इस बारे में आगे जानकारी की जा रही है। सर, एक जानकारी ये चाहिए कि ये जो आदमी था, जो साइको, एक तरह से रैंडमली मर्डर इसने किया, तो कुछ पूछा तो बताया क्यों आखिर मर्डर कर रहा था? नहीं, इसके द्वारा कोई भी ऐसा ठोस कारण नहीं बताया गया। बस रैंडमली इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं। ना ही ये किसी मृतक को जानता था, ना ही उनसे कोई झगड़ा हुआ था इसका। अच्छा, ये जो पहली बार भागा, ये भागा कहाँ से? कुचमन रेलवे स्टेशन के पास? कुचमन रेलवे स्टेशन के आगे सकलडीहा आउटर में उतर करके पहली घटना करके वहां से भागा था। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जीवन ज्योति हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। आक्रोशित परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भीड़ के मारपीट की गई और साथ ही जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बताते चले कि पुलिस के अनुसार मृतक मूल रूप से जनपद कन्नौज का निवासी था
दिनांक 11 मई 2026 को थाना कल्याणपुर पुलिस को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु की सूचना मिली थी। वहीं मामले में एसीपी कल्याणपुर आशुतोष सिंह ने बताया कि कल्याणपुर की जीवन ज्योति हॉस्पिटल में कन्नौज निवासी एक मरीज की मृत्यु की सूचना मिली थी और फिलहाल जीवन ज्योति हॉस्पिटल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है। नहीं किस अभी तो आप चिल्ला कह रहे थे मैं आईजी के रिश्तेदार हूँ। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, कौन सा एडवोकेट हो? ये कितने लोगों ने मारा है? कितने लोग थे? सारी महिलाएं थी जी। 10 महिलाएं थी। तो उसी में चौकी इंचार्ज साहब को किसने मारा? सब महिलाओं सब चढ़ गई थी उन पर चढ़ गई थी। हम लोग आराम से उन्हें समझा रहे थे कि आप लोग बाहर आ जाइए, पर कोई मानी नहीं। वो सब हाथापाई तो उतारू हो गई। बिल्कुल हम लोगों को डंडा उठा के हम लोग ये आपके चोट जो लगी है वो कैसे लग गई है? ये औरतों की झड़प में उन्हें वो डंडा उठा के मारने लगी, वो चौकी इंचार्ज साहब को और हम सब लोगों को। ठीक। आज सुबह थाना कल्याणपुर पुलिस सूचना मिली है कि एक व्यक्ति जो मूलतः कन्नौज के रहने वाले हैं, उनकी यहाँ इलाज के दौरान डेथ हो जाती है। परिजनों का आरोप था कि जो है कि इनमें इलाज में लापरवाही। परिजनों से कहा गया कि आप इसमें तहरीर दीजिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके आधार पे सीएमओ साहब के द्वारा एक पैनल बना के जांच करा के अभियोग पंजीबद्ध कराया जाएगा। और इसी में परिजनों में 2-3 गुटों बढ़ी। कुछ का मानना था कि बॉडी क्लीन की जाए, कुछ का मानना था कि न जाए। बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजने के क्रम में उसी में कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, जिसमें पुलिस के साथ भी मिसबिहेव किया गया और बॉडी को पीएम हेतु मोर्चे भेजी जा रही है। पीड़ित पक्ष से जो है तहरीर लेकर के अन्य आगे विधि कार्रवाई की जाएगी। सर दरोगा और महिला दरोगा को भी मारा गया है क्या इसमें? नहीं, उनके साथ मिसबिहेव किए हैं, उसी तरह दरोगा की चोट लगी है उंगली में। मिसबिहेव की जानकारी है, जांच कर ली जाएगी। जांच सर कितने पुलिसकर्मियों को चोटें आई है? नहीं, अभी तो मिसबिहेव की सूचना है, बाकी वो जांच का विषय है, ये देखते हैं। वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, दिखवा करके जो भी अगर ऐसा है तो उसकी कार्रवाई की। सर 18 घंटे से सो रखकर ये लोग हंगामा काट रहे हैं। हाँ, परिजन समझाया जा रहा है क्योंकि उनके घर का कोई युवा व्यक्ति मरा हुआ है, तो ये तो दुखी लोग हैं। उनसे कहा जा रहा है कि वही तहरीर दे, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की। खबर चंदौली से है। चंदौली जनपद में चोरों का बड़ा आतंक। मनभर चोरों ने 2 भैंस पर किया हाथ साफ। आपको बता दें कि परिवार के लोग घर में सो रहे थे, तभी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने के बाद बड़े आराम से चोर मौके से हुए फरार और परिजन सोकर उठे। तब घटना के बारे में हुई जानकारी परिजनों ने तत्काल 112 को दी है सूचना। पीड़ित ने स्थानीय थाने पर दी है लिखित तहरीर। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के रात्रि गश्त पर उठे हैं सवाल। क्या नाम है आपका? अजय चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? अरारी। अजय जी, क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे यहाँ सर 2 भैंसों की चोरी हो गई है। कब की घटना है ये? ये कल की घटना है। और आपने थाने पे सूचना दी? हमने पहले 112 नंबर पर बुलाया था, वो आए। क्या बोले? उन्होंने कहा कि आप लोग थाने पे आइए। थाने पे गए, क्या किया आपने? हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराए और उन्होंने कहा कि चले आइए आप लोग। बुलाए तो हम लोग गए वहाँ पे, फिर आए घर चले आए उन लोग। मुकदमा दर्ज हो गया है? नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है अभी, चल रही है बात उस सब की। पुलिस जांच कर रही है? पुलिस जांच कर रही है। और भैंसों की कीमत क्या रही होगी? भैंसों की कीमत यही करीबन 1.5 लाख रुपया करीब। तो आप लोग कहाँ सोते थे? हम लोग तो घर में सोए थे, भैंस द्वार पे बनी थी। किसी पे शक है? शक तो नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं हम किसी को। क्या लगता है पुलिस भैंसों को खोज पाएगी? अभी तो लगे हैं लोग।
मिर्जापुर से ही, जहां उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए आए 2 दर्शनार्थी गंगा स्नान के दौरान डूब गए। घटना विंध्याचल मंदिर के पास दीवान घाट की है, जहां पर आजमगढ़ से सूरज 27 वर्षीय पुत्र परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए आए थे। परिवार के साथ सब लोग गंगा स्नान कर रहे थे। इसी बीच एक युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। पास स्नान कर रहे दूसरे युवक ने बचाने की कोशिश की, मगर दोनों डूब गए हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि हादसे के वक्त गंगा घाट पर कोई नहीं था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों डूब रहे युवकों की तलाश गोताखोरों की मदद से की है, मगर दोनों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश में जुटी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत मऊ कृषि अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर ने किसानों को कम लागत में खेती सुधारने और साथ ही रासायनिक खाद पर निर्भरता घटाने का संदेश दिया है। और बयान की मुख्य सार ये है कि सिर्फ 50 की एक बोतल पर्ची में 1 एकड़ खेत के लिए बायो फर्टिलाइजर सूक्ष्म जीव आधारित खाद उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उपयोग करके किसान रासायनिक खाद में 20% से 30% तक कमी ला सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति सुधरेगी और खेत में सूक्ष्म जीव और साथ ही केंचुए फिर बढ़ेंगे। साथी हैं सारे वैज्ञानिक, इन लोगों ने इतना प्रयास किया कि अभी ये 55,000 कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है हम लोग जो है वो 75-80 हज़ार तक पहुंच जाएं, सिर्फ खरीफ रबी छोड़ के। तो हमारा टारगेट रहेगा इस पूरे 26-27 का कि 1 लाख से 1.5 लाख एकड़ तक ये बायो फार्मुलेशन पूरे देश भर में पहुंचे। तो उसमें मऊ भी एक अग्रणी भूमिका निभाए। मऊ जिले में एटलीस्ट ये हो जाए, इसके लिए आप लोगों का सहयोग भी चाहिए, आपका सुझाव भी चाहिए कि हम इसे कैसे अचीव करें। लुकिंग इनटू कि हमारे पास संख्या बहुत कम है लोगों की, हम केवीकेस को भी कहते हैं, हम सभी को कहते हैं, लेकिन समहाउ ये है कि गांव के जो जागरूक लोग हैं, चाहे वो गांव के प्रधान हो या कोई जागरूक व्यक्ति हो, आप लोगों को पता होगा कि अब बहुत सारे जो है वो किसान उत्पादक कंपनीज या किसान उत्पादक संगठन भी कार्य कर रहे हैं। आपके जिले में मऊ में भी कर रहे हैं, गाजीपुर में भी कर रहे हैं, आसपास मतलब सभी जगह कर रहे हैं। तो उन संगठनों के माध्यम से भी हम लोगों ने ऑलरेडी प्रयास किया हुआ है। एक का इन्होंने बताया दपेड़ी का, लेकिन इसके अलावा एक मतलब आपके बगल के जिले का माध्यम से मऊ जनपद के सभी गांवों के सम्मानित प्रधानों एवं प्रगतिशील किसानों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके जनपद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का यह एक शोध संस्थान, जिसे भारतीय नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो के नाम से जानते हैं, कार्यरत है, जो कि बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड और बायो स्टिमुलेंट आधारित उत्पादों के निर्माण में उनके लिए बैक्टीरिया के गुण चिन्हांकन एवं प्रवर्धन में संलग्न है। और ब्यूरो के पास इस समय बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनके प्रयोग से किसान भाई अपनी जो उर्वरक की आवश्यकता है, विशेष रूप से जो डीएपी है या पोटास है या यूरिया है, उसकी खपत में 25 से 30% की कमी ला सकते हैं। खरीफ के लिए जो धान की नर्सरी डाली जा रही है, उसके लिए ब्यूरो के पास फार्मूलेशंस उपलब्ध हैं। अगर बीज उपचार करके हमारे किसान भाई इन फार्मूलेशंस को बीज उपचार के रूप में लेकर के अगर डालते हैं, तो निश्चित रूप से वो आने वाले खरीफ में धान में 25 से 30% तक फर्टिलाइजर की कमी ला सकते हैं और उनकी उत्पादकता प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि यह उत्पाद जो ब्यूरो द्वारा दिए जा रहे हैं ये शोध आधारित उत्पाद हैं और इनका परीक्षण देश में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के माध्यम से एवं अन्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं केवीके के माध्यम से अनेकों स्थान पर सफलतापूर्वक किया जा चुका है और डिमॉन्स्ट्रेट किया जा चुका है। तो अंत में मैं एक बार फिर से सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, सभी किसान भाइयों से और जो भी प्रगतिशील लोग हैं कि वो इस मुहिम में आगे आएं और फर्टिलाइजर के संतुलित प्रयोग और उनकी खपत में कमी लाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद।
भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पुल पर जब से आवाजाही बंद होने के बाद आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत लग्न मुहूर्त में अब शादी विवाह में आने जाने वाले लोगों को होगी। दरअसल भागलपुर प्रशासन की ओर से गंगा नदी में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही नौका परिचालन की अनुमति दी गई है। इसी बीच एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां दूल्हा जयराम कुमार शादी करने के लिए गंगा पार जा रहा था, लेकिन थोड़ी सी देरी होने की वजह से वो नाव की सवारी से वंचित रह गया। नाव बंद होने के बाद दूल्हा और उसके परिजन परेशान होकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाने लगे। दूल्हा विवाह के लिए नाव पकड़कर गंगा पार जाना था, ताकि दूसरे दिन अपनी दुल्हनिया के साथ फिर वापस गंगा घाट पर से नाव पकड़कर गंगा पार करना था। नाव बंद हो जाने से दूल्हे जयराम कुमार ने भावुक अंदाज में कहा, डीएम साहब शादी करा दीजिए। वहीं दूल्हे के जीजा मुकेश कुमार ने बताया है कि अब बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। अगर समय पर नदी नहीं पार की गई तो शादी का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। अरे यार, खबर हरिद्वार से है, जहां पर नन्हे खिलाड़ी ने बढ़ाया है देश का नाम। आपको बता दें कि खबर हरिद्वार से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक नन्हे खिलाड़ी ने हरिद्वार का मान बढ़ाया है। हरिद्वार के डीपीएस स्कूल के छात्र निवान धिंगरा ने स्टेट लेवल कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। महज 7 साल की उम्र में निवान ने शानदार प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है। वहीं प्रतियोगिता में प्रियांशी और साथी विवान प्रसाद ने भी कांस्य पदक हासिल किया है। बच्चों की सफलता से परिवार, स्कूल और प्रशिक्षकों में खुशी का माहौल है। कराटे कोच रविशंकर राय ने बताया है कि अभी खिलाड़ी 31 मई को नेपाल में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। वहीं निवान का सपना बड़ा होकर आईएएस अधिकारी बनने का है। खबर रामनगर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें रामनगर में कार और बाइक की भिड़ंत हो गई है। रामनगर में तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत में एक होमगार्ड जवान समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह रामनगर कोतवाली में तैनात होमगार्ड प्रमोद कुमार अपने गांव कामदेवपुर पीरू मदारा से बाइक द्वारा अपनी 3 बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम ललितपुर स्थित स्कूल में कुछ ही देर पहले मोड़ पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में प्रमोद कुमार सहित उनकी 12 वर्षीय बेटी महक, 14 वर्षीय बेटी इशिका और साथ ही 5 वर्षीय पुत्र हिमांश घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और साथ ही पुलिस कर्मियों ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। मैं ये कामदेवपुर गांव में रहता हूँ। मेरे बच्चे सर ये प्राइवेट स्कूल है ललितपुर में, वहाँ जा रहा था। ये ललितपुर गांव के पास एक अचानक बैंड में कार वाला आगे से आया और उसने मेरी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। फिर मैं बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गया, उसने देखा भी नहीं और छोड़ के वहाँ से भाग गया वो। मैं हॉस्पिटल ले गया ना, अब अभी तक वो देखने भी नहीं आया कि बच्चों के हाल चाल के मतलब क्या हो गया। हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, इलाज हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि मतलब कि कम से कम उसे ये तो होना चाहिए कि आए हाल चाल पूछे क्या है, मतलब कि थोड़ा इलाज हमारी मदद कराए थोड़ी। यही रहने वाला था वो, जानते हो उसको? हाँ, वो बेरिया गाँव का रहने वाला है। मैं ये कामदेवपुर गांव में रहता हूँ। खबर रामनगर से है, जहां पर पुलिस ने एक
एक युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, रामनगर में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई भी की गई है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार के साथ क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली के कांस्टेबल गगन भंडारी और साथी महबूब आलम ने मंगलौर चौराहे के पास दबिश देकर आदर्श कॉलोनी निवासी शमी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर आज मां गंगा के पावन तट पर स्थित परमार्थ निकेतन, जहां स्वयं देवाधिदेव महादेव अपनी अत्यंत कृपा के साथ विराजमान है। ऐसे दिव्य वातावरण में गूंजते वैदिक मंत्र, शिव भक्ति से ओतप्रोत भजन और मां गंगा की अविरल धारा के मध्य पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी की पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी के पावन सानिध्य में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया गया, जो भारत की सनातन आत्मा के पुनर्जागरण का दिव्य प्रतीक है। श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर आपको बता दें कि परमार्थ निकेतन में दिव्य एवं भव्य सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी चिदानंद सरस्वती जी एवं पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी ने भगवान शिव का विशेष पूजन एवं मां गंगा के पवित्र जल से महाअभिषेक किया है। ये उन हजारों वर्षों की अमर चेतना का अभिषेक है, जिसने अनगिनत आक्रमणों और साथ ही संघर्ष और विध्वंस के प्रयासों के बाद भी भारत की आत्मा को झुकने नहीं दिया। जय सोमनाथ, सोमनाथ भगवान की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, परमार्थ निकेतन से गंगा का पावन तट सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री सोमनाथ भगवान केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का वो अनंत दीप है जो हजारों साल तक तूफानों के बीच भी अखंड ज्योति बनकर प्रज्वलित है। भगवान सोमनाथ सनातन का एक शंखनाद है। यह केवल पत्थरों से निर्मित मंदिर नहीं, करोड़ों भक्तों की अश्रुपूर्ण आस्था का जीवंत स्वरूप है। जब जब सोमनाथ को दुनिया ने मिटाने का प्रयास किया, तब तब स्वयं महादेव ने उसे और अधिक तेजस्वी बनाकर पुनः स्थापित किया। गजनी आए, गिरकर चले गए, मिटाने वाले आए, खुद मिटकर चले गए, लेकिन सोमनाथ को भगवान ने लगता है कि खुद अधिक दिव्यता प्रदान की है। ये वर्ष 2026 केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भारत की सनातन चेतना के अमृतत्व का दिव्य उद्घोष है। भगवान श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि इन 1000 वर्षों में भी जो नहीं टूटा वो केवल मंदिर नहीं, बल्कि भारत का आत्मबल और आस्था भी है। सनातन का शाश्वत सत्य है, वह उस सभ्यता की आत्मा है जिसे कोई तलवार, कोई सत्ता और कोई काल पराजित नहीं कर सका। समुद्र की अनंत लहरों के मध्य आज भी अडिग खड़ा सोमनाथ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं महाकाल समय के प्रवाह को चुनौती देकर कह रहे हों, जो सत्य, श्रद्धा और सनातन पर आधारित है, उसे मिटाने का सामर्थ्य स्वयं काल में भी नहीं है। सोमनाथ की ध्वजा केवल मंदिर के शिखर पर नहीं लहराती, वो भारत माता के मस्तक पर फहराते उस स्वाभिमान का प्रतीक है जो युगों युगों से अजेय है। श्री सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूर्ण होना केवल एक ऐतिहासिक क्षण नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक पुनर्जागरण यात्रा का अमृत पर्व है। ये वो तप यात्रा है जिसमें पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की श्रद्धा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अदम्य संकल्प, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की राष्ट्र चेतना और माननीय यशस्वी तपस्वी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सांस्कृतिक दृष्टि एक दिव्य सूत्र में सबको जोड़ती है। आइए आज हमने सब जब यहाँ परमार्थ निकेतन गंगा के पावन तट पर रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, सोमनाथ महोत्सव जो मनाया, वो केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव मानो स्वयं शिव तत्व आकाश से वर्षा के रूप में उतरकर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हों।
और एकदम वर्षा बरसने लगी। सोमनाथ हमें केवल इतिहास नहीं सुनाता, वो हमें स्मरण कराता है कि सभ्यताएं शस्त्रों से नहीं संस्कारों से जीवित रहती हैं। मंदिरों को तोड़ा जा सकता है परंतु श्रद्धा को नहीं। आक्रमण समय के साथ समाप्त हो जाते हैं किंतु सनातन की चेतना अनादि और अनंत रहती है। यही सोमनाथ का संदेश है, यही भारत की आत्मा है, यही वो दिव्य प्रकाश है जो आने वाले हजारों वर्षों तक संपूर्ण मानवता का मार्ग आलोकित करता रहेगा। जय सोमनाथ, भगवान सोमनाथ की। खबर भागलपुर से है, जहां पर आपको बता दें विक्रमशिला सेतु पर आवाजाही जारी है और साथ ही वहां पर आपको बता दें कि भागलपुर में गंगा नदी में 5 बजे से शाम 6 बजे तक निरंतर मौका परिचालन भी चालू और साथ ही इसी बीच अनोखा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खबर ऋषिकेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर खबर ऋषिकेश से है, जहां पर आपको बता दें कि बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। करोड़ों रुपए का घोटाला जनपद पौड़ी से निकलकर सामने आया। ऋषिकेश में जनपद पौड़ी की नगर पंचायत स्वर्गाश्रम चौक पर टेंडर में करोड़ों रुपए का घपला करने का आरोप लगा है। इस घपले की जांच उच्च स्तर पर करने की मांग भी की गई थी। बता दें कि क्षेत्र में पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी रही हिमानी राणा के घर प्रशिक्षु अधिवक्ता शुभम झा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा है, उन्होंने तमाम प्रकार के दस्तावेजों को दिखाते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में अब तक एक टेंडर में करीब 5 करोड़ रुपए का घपला किया गया है। दावा है कि इस घपले के सभी प्रमाणित दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं और आरोप ये भी लगाया गया है कि इस घपले को जग जाहिर होने से रोकने पर भी उन पर क्षेत्र में जानलेवा हमला किया गया है। कुछ लोगों ने उन पर चाकू से हमला किया है जिसमें वह बुरी तरीके से घायल भी। उन्होंने आरोप लगाया है कि खुद की जान का भी खतरा बताया गया है। अंदेशा जताया जा रहा है कि हत्या भी की जा सकती है। मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष के अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा से बातचीत की गई है। उन्होंने बताया कि यदि इस प्रकार के आरोप कोई पंचायत पर लग रहा है तो संबंधित व्यक्ति इसकी लिखित शिकायत दे। मुझे आए थे उन लोगों के द्वारा मुझ पर हमला करवाया गया। सभी लोग मौजूद होने के बाद भी किसी ने मेरे बचाव के लिए प्रयास नहीं किया। आज बताऊंगा कि इन संस्था को, जस्टिन ग्लोबल संस्था को, पहली बिलिंग जो डेट है 5/9/2023 की ये बिलिंग है 5 सितंबर तो उन्होंने इन पे जानलेवा हमला क्यों करवाया? अब वो तो करवाया लेकिन उन्होंने इनके साथ साथ यहाँ के जो सभासद हैं श्री जितेंद्र धाकड़ जी, उन पे भी उन्होंने हाथापाई करवाई है। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये मतलब क्या जताना चाहते हैं कि ये अपनी गुंडागर्दी यहाँ पे इस तरह से फैलाते रहेंगे? द्वारा जो किया गया है 8 जनवरी 2024 को 14,09,815 रुपए का इनके द्वारा भुगतान किया गया। चतर सिंह चौहान जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कि एक कार्यपालिका को देख रहे हैं, उसका संचालक और यथाप्रति चतर सिंह चौहान जी की जो कि एसडीएम है, एसडीएम यमकेश्वर के द्वारा इसमें साइन कर दिया जाता है। कल रात माधव अग्रवाल और उनके गुंडे सहयोगियों के द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला किया गया। उसका कारण क्या था, पुलिस विभाग जांच का विषय है। आपसे प्रश्न चिन्ह यही है कि इस बात की जानकारी राजीव जी जो है आईजी उत्तराखंड, उनको कॉल के माध्यम से सूचनार्थ कर दी गई थी। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाए, ये धोखाधड़ी घोटाले को अंजाम ना दिया जा सके, इस कारण से मुझ पे जानलेवा हमला करवाया गया। मेरे दोनों फोन को जब्त कर लिए गए। मेरे साथ सभी प्रकार के घटनाक्रम आप देख सकते हैं। मैं चोटिल हूं, हर प्रकार से मेरे साथ चाकू से वार किया गया है। मेरे साथ आज का मुख्य उद्देश्य जो है मैं बताना चाहूंगा, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक के द्वारा गलत तरीकों से
पिछले 3 सालों में 33 महीनों में 5 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया है। जब कोई टेंडर लीगल नहीं है तो उसके 1-1 रुपए का भुगतान जो किया गया वो इलीगल है, वह भुगतान इलीगल है। और यह 5 करोड़ का घोटाला स्थानीय लोगों के, यहाँ के प्रत्याशी होने के, भाजपा प्रत्याशी होने के कारण इनका सहयोग लेकर के आज सभी के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। आज इन घोटालों की जांच के लिए प्रशासनिक अनुमति, विधिक प्रक्रियाओं और इन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जांच की मांग करता हूं। इनमें मुख्य रूप से पूर्व अध्यक्ष माधव अग्रवाल, उसके बाद एसडीएम छतर सिंह चौहान, उसके बाद ईओ दीपक शर्मा, उसके बाद वर्तमान अध्यक्ष बिंदिया अग्रवाल के द्वारा इन घोटालों में संलिप्त पाई गई है और उसके सभी साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध हैं, मैंने मीडिया में रखे हैं। जांच को प्रकरण को ये लोग सहयोग करें। मुझसे जो सभी तथ्य चाहिए वो मैं दूंगा। और कल सिर्फ आज की लाइव के कारण मेरे साथ घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आगे मेरी जान माल को खतरा है। मैं डीजीपी उत्तराखंड से अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु प्रार्थना करता हूं कि मेरे साथ आने वाले समय में भी घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है, मेरे मर्डर किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी तथ्यों के खुलासे होने से सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आप सभी साथियों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें हर उस व्यक्ति की आवाज बनकर के उठा रहा हूं जो इन लोगों से पीड़ित है, जो इन धोखाधड़ी में संलिप्त है, इन घोटालों में संलिप्त है। उनके खिलाफ प्रशासनिक विधि से, वैधानिक विधि से कार्रवाई की मांग करता हूं। धन्यवाद। मैं अधिवक्ता शुभम झा। अभी जहां मैं जॉब करता हूं वैदी गंगा में, यहाँ आ रहा था, माधव अग्रवाल के गुंडे अनीश कृष्ण बिष्ट, निशु बिष्ट के द्वारा मुझे घेर करके मेरा फोन छीन लिया गया, मेरे साथ मारापीटी की गई। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में एक प्रकाशित खबर को लेकर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कड़ा विरोध जताया है। आपको बता दें कि विधायक ने खबर को भ्रामक, तथ्यहीन और साथ ही राजनीतिक साजिश की प्रेरित बताते हुए मानहानि का नोटिस भेजने की बात कही है। अपने अधिवक्ता उस्मान आरिफ के कार्यालय पर पहुंचे विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा है कि बिना कारण उनका पक्ष जाने और बिना किसी ठोस प्रमाण के खबर प्रकाशित की गई है, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष बताते हुए कहा है कि कुछ लोग उनकी लोकप्रियता से परेशान हैं और साथ ही मोहम्मद शहजाद ने मदरसा शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन संस्थानों का जिक्र किया जा रहा है वे धार्मिक मदरसे नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री पोषण योजना एवं NCERT पाठ्यक्रम से जुड़े शिक्षा एवं पोषण केंद्र हैं। इनके बिना किसी के एक खबर छापने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया। मैं समझता हूँ ये बीजेपी से जुड़े अखबार हैं, बीजेपी के ही जेब में ये रहते हैं। बीजेपी के किसी नेता के कहने पर इन्होंने खबर लगाई है, उन्हें खबर का कोई औचित्य नहीं। कोई प्रमाण हो तो दें मेरी शिकायत का, तब पता चलेगा है या नहीं। अभी तक कोई प्रमाण तो सामने नहीं आया। जब इस पर नोटिस जाएगा तो इतने नोटिस में मुझे देंगे प्रमाण, वरना भैया मुकदमा करूँगा। नहीं, जांच तो ये 18 मार्च से चल रही है, ये 8 मई में 7 मई में कहाँ से आ गए। 18 मार्च में सभी मदरसों की जांच हुई थी, जिन्हें मदरसे कहते हैं। मैं ना प्रधानमंत्री पोषण केंद्र कहता हूँ। तो तारीख 18 मार्च से 8 मई आ गई, अब आकर मेरा नाम जोड़ा है। और नाम जोड़ने का जो मुख्य कारण है, मैं सामाजिक बात को, ताने बाने को सदन में रखने का काम करता हूँ और पूरी जोर से, पूरी हिम्मत से रखता हूँ। ये उसी का परिणाम है कि लोकप्रियता से लोग परेशान होकर के ये मुसलमान को बांटने के लिए ये काम कर रहे हैं। नहीं है, मदरसे होते हैं जहाँ। खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां नगर के हीरा गार्डन रिजॉर्ट में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि पहुंचे मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन का जसपुर कांग्रेस क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान और उनके कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र उड़ाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया है। वहीं इस संबंध में मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन मोदी ने मीडिया से रूबरू होकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं। कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और साथ ही किसानों की हालत खराब है। लोग कांग्रेस पार्टी से आस लगाए बैठे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरा उत्तराखंड त्रस्त है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत ख़राब है, लोग परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, किसानों की हालत ख़राब है। लोग एक उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी से लगाए बैठे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ जसपुर विधानसभा क्षेत्र में आदेश चौहान जी और हमारे संगठन के सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और यहाँ संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हमारी जसपुर में है, आपने देखा कि शैलजा जी, हमारी प्रभारी जी पिछले 10 दिन पहले यहाँ कुमाऊं का दौरा किया, फिर अभी वो गढ़वाल का दौरा किया है उन्होंने। तो जो टास्क हमको पार्टी की लीडरशिप से मिल रहा है, सभी लोग मिलकर अपने अपने जहाँ जहाँ हम लोगों को बोला जा रहा है सभी लोग जा रहे हैं, अपने साथियों के साथ बैठकर उनके मन की, उनके दिल की बात हम लोग सुन रहे हैं। अगर किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई चीज़ ऐसी जो संगठन के बीच में है, उसको हम लोग आपस में बैठकर रिजॉल्व करते हुए आगे चुनाव की तैयारियों में सभी लोग हम लोग लगे। बिहार में जो शिक्षकों का बवाल चल रहा है, लाठीचार्ज भी कांग्रेस हर समय तैयार है कांग्रेस जनता के साथ, क्योंकि भाजपा की दमनकारी नीति के खिलाफ हमारे कार्यकर्ताओं की बैठकें बुलाई गई। उसमें हमारे मुख्य अतिथि जो काजी निजामुद्दीन जी, जो CWC के सदस्य हैं और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भी, उनको यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित थे और उन्होंने एक मंत्र देने का काम किया कार्यकर्ताओं को कि भाई जब तक हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुँचाएंगे, देखिए जनता आज चाहती है कांग्रेस की सरकार, लेकिन जनता तक अपनी बात हमें रखनी है, क्योंकि आज कोई तीसरा विकल्प नहीं है, केवल या तो भाजपा है या कांग्रेस, और भाजपा को कांग्रेस ही हरा सकती है। तो इसलिए जनता से उन्होंने आग्रह किया है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाएं। एक व्यक्ति अगर कहीं किसी चाय की दुकान पर, किसी पानी की दुकान पर, कहीं शादी में अपनी बात रखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो अपने झूठ को भी सच दिखाना चाहता है। अब जब वो बात धमदारी से रखेगा तो आदमी झूठ को सच समझ लेता है। तो इसके लिए है कि उसकी काट के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को भी आगे आना होगा, क्योंकि उनके झूठ को और अपनी सत्य को बताना होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पूर्व विधायक जी एक सड़क के लिए कह रहे हैं कि मैंने स्वीकृत कराई है कल्याण। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने स्वीकृत कराई तो पहली बात तो यह है कि 1 करोड़ से नीचे की जो स्वीकृति है वो कैबिनेट के नहीं, कैबिनेट जो हमारे मंत्री जी सत्तावान उनको दिया, उससे ऊपर की जो स्वीकृति की सड़क है वो CM पे जाती है। लेटर तुमने CM को लिखा और मैं कह रहा हूँ कि लेटर तो आम आदमी भी लिख देता है, क्या उसे सड़क मिलती है? और आज तक क्यों नहीं दिलवाई 10 साल से? तो बात यह है। सरोवर नगरी कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं निबंधन कार्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में विभिन्न लंबित राजस्व वादों अभिलेखों के रखरखाव तथा कार्यालय कार्य प्रणाली की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने धारा 229B के अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा की है। इस दौरान संज्ञान में आया कि कुछ प्रकरण में 15 से 20 वर्षों से लंबित है। इस पर आयुक्त ने उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि पुराने मामलों में अनावश्यक लंबित तिथियां ना दी जाएं तथा त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार आवश्यकतात्मक कार्रवाई भी की जाए। राजस्व अहलदम साथी रोहित पालीवाल द्वारा 143 से संबंधित प्राप्त आवेदनों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी न रखे जाने व संतोषजनक कार्य नहीं किए जाने पर, पत्रावलियों एवं अभिलेखों को सही ढंग से रखरखाव न किए जाने पर भी कार्रवाई की जाए। 12, 13, 14 साल से भी चल रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शंस ये दिए हैं कि इनमें लंबी डेट किसी भी कीमत पे ना दी जाए, इसमें छोटी डेट दी जाए और प्रयास इस पे हो कि जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण हो। दूसरा पॉइंट जो मैंने देखा वो ये है कि जो 176 के बंटवारे के मामले हैं, इसमें पूर्व में निर्देश मैंने दिए थे कि ऐसे मामले जहाँ पे कि प्रारंभिक डिप्री बनने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लेखपाल उसको नहीं बना रहे हैं, पटवारी नहीं बना रहे हैं, उनको चिन्हित करने की बात की गई थी। तो आज मैंने देखा ऐसे कुछ मामले हैं जिसमें कि उसके बावजूद भी, निर्देशों के बावजूद भी कुर्रे नहीं बने हैं। तो इसमें SDM से कहा गया है कि ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको एक शो कॉज देके इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करी जाए। अभी 143 के मामले में फिलहाल अभी देख रहा हूं, जिसमें मैं चेक करूंगा कि आवेदन की तिथि कब थी और बहुत लंबा विलंब किसी में है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सब रजिस्ट्रार का दफ्तर अभी देखा गया, उसमें मेनली मैं ये देख रहा था कि जो रजिस्ट्री एक बार हो जाती है उसके बाद ओरिजिनल कॉपी जो आवेदक को मिल जानी चाहिए, उसका जो रख रखाव का तरीका है ये ठीक नहीं है।
यहाँ तक कि पर्ची जो रसीद की लेके जा रहा है कोई, उसकी भी कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है। बहुत से मामले मुझे ऐसे मिले जो रजिस्टर में तो ये दिखाया गया कि कोई नहीं ले गया उसको, लेकिन जब प्रिंट मांगा गया तो रजिस्ट्रीज भी नहीं मिली। तो उसमें सब रजिस्ट्रार का भी एक्सपेरिमेंट्स भी के जो 20 साल से भी चल रहे हैं, 12, 13, 14 साल से भी चल रहे हैं। तो इसमें डायरेक्शंस ये दिए हैं कि इनमें लंबी डेट किसी भी कीमत पे ना दी जाए, इसमें छोटी डेट दी जाए और प्रयास इस पे हो कि जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण हो। दूसरा पॉइंट जो मैंने देखा वो ये है कि जो 176 के बंटवारे के मामले हैं, इसमें पूर्व में निर्देश मैंने दिए थे कि ऐसे मामले जहाँ पे कि प्रारंभिक डिप्री बनने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लेखपाल उसको नहीं बना रहे हैं, पटवारी नहीं बना रहे हैं, उनको चिन्हित करने की बात की गई थी। तो आज मैंने देखा ऐसे कुछ मामले हैं जिसमें कि उसके बावजूद भी, निर्देशों के बावजूद भी कुर्रे नहीं बने हैं। तो इसमें एसडीएम से कहा गया है कि ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको एक शो कॉज देके इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करी जाए। अभी 143 के मामले में फिलहाल अभी देख रहा हूं, जिसमें मैं चेक करूंगा कि आवेदन की तिथि कब थी और बहुत लंबा विलंब किसी में है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सब रजिस्ट्रार का दफ्तर अभी देखा गया, उसमें मेनली मैं ये देख रहा था कि जो रजिस्ट्री एक बार हो जाती है उसके बाद ओरिजिनल कॉपी जो आवेदक को मिल जानी चाहिए, उसका जो रख रखाव का तरीका है ये ठीक नहीं है। यहाँ तक कि पर्ची जो रसीद की लेके जा रहा है कोई, उसकी भी कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है। बहुत से मामले मुझे ऐसे मिले जो रजिस्टर में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही मुहिम को अब आयुक्त और साथ ही पाल कला विशेषज्ञों ने भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेफ और साथ ही डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भूपेंद्र सिंह रावत, जो भूपी किचन और साथ ही आपको बता दें कि ऑन स्टेट किचन के नाम से मशहूर है, लालकुआ के निकट स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी पहुंचे और साथ ही छात्रों को पारंपरिक हिमालयनी अनाजों और साथ ही स्थानीय व्यंजनों के महत्व से रूबरू कराया है। कार्यक्रम के दौरान शेफ भूपी रावत ने मंडुआ, झंगोरा और साथ ही अन्य मोटे अनाजों के तैयार व्यंजनों का लाइव कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के पारंपरिक मोटे अनाज अब वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। यदि युवा पीढ़ी स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक व्यंजनों को अपनाए तो उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को नई वैश्विक पहचान मिल सकती है। जैसे कि उत्तराखंड आज नमक पहाड़ी और साथ ही नूड प्रसिद्ध होता जा रहा है। करनी चाहिए। culinary आर्ट क्या उन्होंने यहाँ पर, एक तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया लाइफ में, कैसे आगे बढ़े और कैसे यहाँ तक पहुंचे। और दूसरा उन्होंने जो है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।